ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज आप देख रहे हैं कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और किंगडम फंजाई है ये। किंगडम फंजाई डिफाइन पहले करेंगे कि फंजाई क्या है। फंजाई इज नॉन क्लोरोफिलस, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। नॉन क्लोरोफिलस मीन्स दे हैव नो chlorophyll pigment, means they are not able to prepare their food own, so they are heterotrophs। तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा कि ये heterotrophs है। These are also simple thallophytes। Simple thallophytes means thallophyta के मेंबर हैं, और thallophyta वो होते हैं जो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन जिनका होता है, मीन्स जिनकी बॉडी रूट स्टेम लीफ में क्लियरली डिवाइडेड नहीं होती है, तो उन्हें हम कहते हैं थैलोफाइट्स। इन चीज़ों के अलावा जो और एक स्पेशल कैरेक्टर है फंजाई का, वो ये है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। हेमीसेलुलोज या कैलोज भी बोलते हैं काइटिन को। और फंजाई में जो फूड रिजर्व मैटर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बेसिकली होता है, और कभी कभी ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में भी होता है। ठीक है, बेसी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है, नॉन वैस्कुलर है, क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स है मतलब इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है और इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। थियोफ्रेस्टस जो फादर ऑफ बॉटनी माने जाते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले फंजाई के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, कलरलेस वाइट प्लांट मशरूम्स जो थे उनको देखा था थियोफ्रेस्टस ने, और सबसे पहले उन्हीं को स्टडी किया था। ग्रीक में ग्रीक वर्ड है फंजाई माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, तो माइकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फंजाई की स्टडी को? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी तो माइकोस एंड लोगोस दो वर्ड है। लोगोस वर्ड आप जानते हैं कि ग्रीक वर्ड है, और वो लोगोस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी, तो लॉजी मीन्स हो गया टू स्टडी, और माइकोस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है मशरूम्स। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ मशरूम्स। तो बेसिकली फंजाई में जो हम मशरूम्स देखते हैं वो जो प्लांट्स हैं, प्लांट लाइक हैं। एक्चुअली वो प्लांट किंगडम में नहीं रखे गए हैं, लेकिन इनके लिए एक अलग से किंगडम फंजाई किंगडम बनाया गया है, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वाइट प्लांट मशरूम्स की स्टडी को ही क्या कहा गया? तो ये माइकोलॉजी नाम इसीलिए इनको दिया गया। ठीक है, तो माइकोलॉजी में सिर्फ मशरूम ही नहीं आते, कुछ और भी जो मशरूम जैसा ही कैरेक्टर जिनका है वो भी फंजाई आते हैं। और इस फंजाई किंगडम के लेकिन लार्जेस्ट मेंबर जो है वो मशरूम्स हैं। यानी मशरूम्स जो है इसमें फंजाई लार्जेस्ट फंजाई अगर आपसे पूछा जाए तो मशरूम्स जो है वो लार्जेस्ट फंजाई होते हैं। लार्जेस्ट नंबर है उनका, मींस इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो मशरूम्स हैं। ठीक है, माइकेली जो है उनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए माइकेली इनका नाम है, और इसीलिए इनके नाम पर नहीं, ये एक्चुअली कोइंसिडेंस है। माइकेली को कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। यानी मशरूम्स के बारे में बहुत सारी स्टडी जो है, अपनी एक बुक इनकी थी माइकेली की, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। इस सब बुक्स के बारे में पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक बुक है नोवा प्लांटेरम जेनेरा, न्यू प्लांट जीनस। तो इसी में इन्होंने सबसे पहले माइकेली ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था थियोफ्रेस्टस ने, फिर उसके बाद माइकेली ने जो है वो इसे नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, और माइकोलॉजी के बारे में और ज़्यादा स्टडी जो की है वो फ्रिश, एक और साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रिश, उन्होंने भी इसके बारे में स्टडी की है। तो कहीं आपको माइकेली को दिखेगा कि फादर ऑफ माइकोलॉजी है, कहीं फ्रिश है, क्योंकि माइकोलॉजी के लेकिन जो फ्रिश ने जो मेन काम किया था वो क्या किया था? इन्होंने फंजाई के क्लासिफिकेशन पर काम किया था। बेसिकली किस पे काम किया था फ्रिश ने? फंजाई के क्लासिफिकेशन पर काम किया था। तो आप जानते हैं कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, तो क्लासिफिकेशन के फादर माने जाते हैं लीनियस, कैरोलस लीनियस को माना जाता है।
तो लीनियस के जैसा इन्होंने फ्रिस ने फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था, इसीलिए फ्रिस को कहा जाता है लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? लीनियस ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में आपको पता चला। इसी तरह से जो एक और साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है, बटलर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या उसी को कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या उसी का नाम है ऊषा इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जिसे हम बटलर इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो बटलर एक साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट बटलर थे, और बटलर के नाम पर, इंडियन साइंटिस्ट बटलर के नाम पर इसे क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है, एक इंस्टीट्यूट नाम है, उसका नाम है बटलर इंस्टीट्यूट। और बटलर इंस्टीट्यूट जो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, इसको पहले बटलर जो साइंटिस्ट थे इनके नाम पर कहा जाता था बटलर इंस्टीट्यूट। और बटलर जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इंडिया में मशरूम्स की मीन्स की फंजाई की स्टडी की। तो फंजाई की स्टडी की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। बटलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। मतलब माइकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? जिसमें हम स्टडी करते हैं फंजाई के बारे में। तो इंडिया में जिसने सबसे ज़्यादा स्टडी किया है वो है बटलर, और इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है जिसे हम कहते हैं बटलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्हीट रस्ट, देखिए आप जानते हैं कि ये जो गेहूं का पैदावार है, हमारे यहाँ जो गेहूं का प्लांट होता है, व्हीट प्लांट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सीरियल है। मतलब अनाज में सबसे ज़्यादा गेहूं ही प्रयोग किया जाता है। तो इंडियन जो व्हीट वैरायटी थी उसमें एक डिजीज़ थी, व्हीट रस्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं रस्ट डिजीज़, यानी कि जो गेहूं का प्लांट होते थे तो उसमें जो दाने आते थे उनमें रेड रेड फंगस लग जाता था, रेड ब्लैक जंक जैसा एक फंगाई लग जाता था, जिससे उसका पूरा दाना जो है वो ख़त्म हो जाता था, भुरभुरा से होकर गिर जाता था। तो इसकी स्टडी डिटेल में की एक साइंटिस्ट थे केसी मेहता ने। केसी मेहता ने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी, और केसी मेहता ने बताया था कि व्हीट प्लांट में जो रस्ट डिजीज़ है वो किस तरीके से फैलती है, उसका पूरा लाइफ साइकिल स्टडी किया था। तो इसलिए केसी मेहता का नाम भी जो है वो इंडियन माइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए केसी मेहता को भी इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी हमें बेसिक चीज़ें केवल साइंटिस्ट के बारे में पता चली। तो ये मैं आपको इसका नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगी। और बस अब हमें ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि जो इनकी प्लांट बॉडी होती है फंजाई की, वो थैलस के रूप में होती है, यानी थैलस के रूप में होती है, यानी इसमें क्लियरली हम कोई रूट स्टेम लीफ नहीं देखते हैं। तो क्या दिखता है? इसकी प्लांट बॉडी जो है वो किस रूप में दिखाई देती है? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये थ्रेड होते हैं, ये इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम और अच्छे से देखेंगे तो ये एक तो ऐसे दिखेंगे, लेकिन इसी को जब और अच्छे से मैग्नीफाई करके देखा जाएगा तो हमें पता चलता है कि ये इस तरीके के थ्रेड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थ्रेड्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें बीच बीच में ये बाउंड्री वॉल ना हो, यानी सेप्टम ना हो, ये सेप्टम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें बाउंड्री वॉल या सेप्टम जो है नहीं है, यहाँ पर ये सेप्टम नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सेप्टम है। तो जो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड लाइक के किसी एक सिंगल थ्रेड को क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और हाइफी दो टाइप का हो सकता है, सेप्टेट हाइफी हो सकता है और असेप्टेट हाइफी हो सकता है। सेप्टम जब बनेगा ये थ्रेड में बीच बीच में, न्यूक्लियस के बीच बीच में, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका सेप्टेट हाइफी। लेकिन एक हाइफी है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बीच बीच में
बाउंड्री नहीं है, सेप्टम नहीं है, तो ये क्या हो गया, असेप्टेट। और क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो इसीलिए ये टर्म है सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो जब जनरली आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन फंगल हाइफी जो है वो, जो फंगल हाइफी असेप्टेट हाइफी होते हैं, जो फंजाई असेप्टेट हाइफी से बने होते हैं, वो कैसे होते हैं, सीनोसाइटिक होते हैं, यानी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक हाइफी यानी कि एक थ्रेड है, ये सेप्टेट भी हो सकता है या असेप्टेट भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे हाइफी जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, और इसे ही कहते हैं फंगल माइसीलियम। जो बहुत सारे, इसी को क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम, यही एक माइसीलियम जो होता है वही इसका क्या है, बेसिकली इसका थैलस है। इसके थैलस का जो रूप है वो किस रूप में है, ये थ्रेड लाइक माइसीलियम होते हैं। और एक सिंगल थ्रेड को हम क्या कहते हैं, एक सिंगल थ्रेड को कहते हैं हाइफी। ठीक है, ये बहुत सारे थ्रेड है, तो इस पूरे कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम कह देंगे। लेकिन इसमें जो एक सिंगल थ्रेड है, जैसे ये एक थ्रेड है, यहाँ पर देखेंगे कि ये एक थ्रेड है, हमें दिखाई दे रहा है ये एक थ्रेड, तो इस एक थ्रेड को हम क्या कहेंगे, इस एक सिंगल थ्रेड को नाम दिया जाएगा हाइफी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इसके बारे में पता चला कि इसका थैलस कैसा होता है। तो दो टाइप का थैलस हो सकता है, माइसीलियम तो होगा ही, लेकिन वो थैलस जो है वो या तो बना हुआ हो सकता है किसका, वो सेप्टेट हाइफी का बना हो सकता है या असेप्टेट हाइफी का बना हो सकता है। ठीक है, तो फंगल सेल, तो यहाँ पर जो आप ये हाइफी देख रहे हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और आपको मिल रही है कि ये जनरली तो आपको ऐसे ही दिखेंगे माइसीलियम के रूप में, लेकिन ये नॉन माइसीलियल भी हो सकते हैं, यानी कि इनका सेल लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जब अगर ये सेल फंगल सेल के रूप में है तो कैसे दिखेंगे, तो ये इसकी यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके के, एक्चुअली यही जो सेल्स जैसे ही स्ट्रक्चर्स रहते हैं, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक जो आप वहाँ पर सेप्टम देख रहे थे, असेप्टेट देख रहे थे कि यहाँ एक न्यूक्लियस और यहाँ एक न्यूक्लियस, या इसके बीच में सेप्टम आ गया, जैसे यहाँ पर ऐसे सेप्टम ये कंप्लीट हो सकता है। ठीक, तो जो ये एक एक इतना स्ट्रक्चर्स है, इसको फंगल सेल के रूप में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें सेल वॉल होती है, और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है बेसिकली। और काइटिन जो है वो क्या है, पॉलीमर है किसका, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, नैग लिखते हैं, नैग नैम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एनसीईआरटी में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल बना है उसमें आप देखेंगे कि नैग नैम लिखा हुआ है। तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है नैग से, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है नैम से। तो नैग जो है वो है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और नैम जो है वो एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, नैम से बनी होती है, और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, और काइटिन जो है किसका पॉलीमर है, नैग का, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो आगे हम लोग और देखते हैं इस चैप्टर में कि फंजाई में न्यूट्रिशन किस किस टाइप का हो सकता है। तो फंजाई जो है वो सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, या सिम्बायोन्स हो सकते हैं। तो सैप्रोफाइट्स मेनली ये होते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी कि ये डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। जैसे आपने अपना फूड रख दिया, ब्रेड खरीदी, लाया और रख दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने देखा कि वो ब्रेड जो है उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ गए, कभी येलो कलर के पड़ते हैं, कभी वाइट कलर के, कभी ग्रीन कलर के। तो ब्रेड मोल्ड तो जनरली ब्लैक वाला होता है,
या आप और कोई फूड आइटम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एप्पल लाए तो उसमें भी ब्लैक होता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखते हैं वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, बिल्कुल दानेदार पाउडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो वाइट फंजाई होता है। ये येलो मोल्ड जिनको कहते हैं, येलो कलर के अगर पड़ गए, ग्रीन कलर के पड़ गए तो ग्रीन मोल्ड्स हो गए, ब्लैक कलर के पड़ गए ब्लैक मोल्ड्स हो गए। तो जनरली जो होता है वो ब्लैक मोल्ड्स ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं, सक करते हैं। ये कोई भी फूड इंजेस्ट नहीं करते, मतलब खाना खाते नहीं हैं। किसी का जो फूड कैप्चर किया हुआ है, डाइजेस्ट किया हुआ है, उसी को ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्ट न्यूट्रिशन को। तो इनको कहा जाता है सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और फंजाई जो कोई डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, यानी और किसी और कभी कभी होगा कि ये फंजाई जो होगा वो डिजीज़ भी स्प्रेड करेगा। कुछ एनिमल को डिजीज़ करने वाले होते हैं, कुछ प्लांट को, जैसे कि आपको बताया व्हीट रस्ट। तो व्हीट रस्ट फंजाई जो है वो क्या करता है, प्लांट डिजीज़ करता है। इसी तरीके से आप जानते हैं एनिमल में, जैसे ह्यूमन में जो दाद होते हैं, रिंग वर्म होता है, तो वो किससे होता है, वो फंजाई से ही होता है। तो ये वो फंजाई हुए यानी कि जो किसी एनिमल पर या प्लांट की बॉडी पर रहते हैं और उसकी बॉडी से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, और फूड एब्जॉर्ब करने के साथ साथ डिजीज़ भी फैलाते हैं। तो वो हो जाएंगे पैथोजेनिक, जो बीमारी भी फैलाते हैं। लेकिन सिर्फ रहते हैं तो वो हो जाते हैं पैरासाइट्स, यानी किसी प्लांट पर, किसी एनिमल पर कहीं रहेंगे तो पैरासाइट्स होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मशरूम जो है वो क्या होता है, वो कहीं ऐसे लकड़ी के लट्ठे पड़े होते हैं पुराने और उस पर उग जाते हैं। खैर वो तो सैप्रोफाइट्स होते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है, सिम्बायोन्ट्स। तो ये सिम्बायोन्ट्स वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, सिम्बायोसिस करते हैं ये एल्गी के साथ। एल्गी फंजाई की सिम्बायोसिस होती है, मास्टर स्लेव रिलेशन होता है, जिसमें से एल्गी क्या करता है, वो फूड बनाता है। क्यों, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंजाई के पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जो मिनरल्स होते हैं, जैसा कि प्लांट जब फूड बनाता है तो उसकी रूट्स जो होती हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करती है, वैसा काम फंजाई करता है। और एल्गी क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके क्लोरोफिल की मदद से फूड बनाता है। तो इस तरह से एल्गी और फंजाई जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, और ऐसे फंजाई को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोन्ट्स कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो एक अलग से वीडियो में सिम्बायोसिस का आपको बनाऊंगी, तो उसमें आपको ये डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको पता चल गया कि न्यूट्रिशन इन फंजाई देखा जाए तो फंजाई में 3 टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंजाई दिखाए गए हैं। ये देखिए ये फूड आइटम है, और ये फूड आइटम को क्या किया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फूड आइटम है इसे फंगस लग गया है, और यही फंगस को यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए ब्रेड है, कोई फूड आइटम है, इस पर ये ग्रीन फंगस लग गया है। इसी तरह देखिए ये किसी पर्सन का नेल्स है और उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और सबसे खतरनाक जो है एस्परजिलस फंजाई है एक, ये ह्यूमन के लंग्स में भी इन्फेक्शन कर देता है। तो इससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसे कहते हैं एस्परजिलोसिस, ठीक है। या आप देखें ये पेट्री डिश में यहाँ पर ये फंजाई की ग्रोथ को दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के फंजाई आपको देखने को यहाँ पर स्लाइड में मिले हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन फंजाई की हम बात करें तो फंजाई कैसे होते हैं, आक्लोरोफिलस होते हैं, और क्या है, और क्या चीज़ें हैं फंजाई के बारे में कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि पैरासाइट हो सकते हैं, ये अपना फूड को लिविंग होस्ट से ले सकते हैं। तो ये फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट दोनों पैरासाइटिक हो सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये पैरासाइट ही बने, कभी ये कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं, यानी डेड डिकेइंग फूड ले सकते हैं या किसी के साथ सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी पैरासिटिक मोड होगा और कभी कोई और मोड भी हो सकता है फूड लेने का। लेकिन ऑब्लिगेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ
वो किसी लिविंग होस्ट पर ही सरवाइव करते हैं, और जब वो होस्ट मर जाएगा तो ये फंजाई भी मर जाएगा। ये कोई और तरीका नहीं अपनाते अगर होस्ट से फूड नहीं मिल पा रहा है तो। ठीक है। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं। ये भी ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव हो सकते हैं। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब ही यही है, रिमेन जिस तरीके का ऑब्लिगेट है। अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो हमेशा पैरासिटिक मोड में रहेगा, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है तो हमेशा सैप्रोफाइट ही रहेगा। रिमेन सैप्रोफाइटिक ड्यूरिंग एंटायर लाइफ टाइम, तो वर्ड क्या हो गया, ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या है कि फैकल्टेटिव का मतलब है कि प्राइमरीली ये सैप्रोफाइटिक प्राइमरीली हो सकता है कि ये पैरासाइट हो, और लेकिन कभी कभी सैप्रोफाइटिक मोड को अडेप्ट कर सकते हो। तो ये फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब हुआ। फिर इसी तरीके से सिम्बायोट्स वो हो गए जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ग्रीन या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ स्टैब्लिश करते हैं, जैसे जिसका कि एक पॉपुलरली नोन एग्जाम्पल आप जानते हैं लाइकेन है। ठीक है, जिसमें से एल्गल कंपोनेंट फोटोसिंथेटिक होता है, फूड प्रोड्यूस करता है, और फंगल कंपोनेंट जो होता है वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बेसिक चीज़ें न्यूट्रिशन इन फंजाई और इंट्रोडक्शन जो फंजाई का है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा हम स्लाइड्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कि फंजाई का रिप्रोडक्शन। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर बनाते हैं, जूस्पोर्स बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं। ठीक है, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ये 3 स्टेप हैं। इसी तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा स्टडी जब किया जाएगा तो देखा जाएगा कि इसमें बेसिकली जो है वो 4 क्लासेस में फंजाई को डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो हम लोग आगे धीरे धीरे स्टडी करेंगे। और आज के लिए ये इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई जो है ये मैंने आपको बताया है, और इतना ही जो लेक्चर है इसे आप रिवाइज करेंगे और ठीक से स्टडी कर लेंगे। तो आज का ये क्लास जो है यहीं पे ओवर करते हैं। तो ये रिवीजन आप कर लेंगे। मैंने आपको जो चीज़ें बताई एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो फंजाई की स्टडी है वो जिस ब्रांच में की जाती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। और जो माइकोलॉजी है तो फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली को कहा गया। माइकेली ने अपनी बुक नोवा प्लांटेरम जेनेरा में फंजाई को स्टडी किया, डिस्कस किया। थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी मशरूम्स की स्टडी की थी, इसलिए उनको भी फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मशरूम की स्टडी की थी। फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में इनके बारे में डिस्कशन किया डिटेल में। फिर फ्रिश एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया, तो इसीलिए इनको लीनियस ऑफ माइकोलॉजी फ्रिश को कहा गया। इसी तरह इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टडी जो फर्स्ट की थी फंजाई के बारे में वो की थी केसी मेहता ने, और एक और साइंटिस्ट थे बटलर। तो बटलर ने सबसे पहले इंडिया में माइकोलॉजी के बारे में स्टडी की थी, तो इसीलिए उनको उनके नाम पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को बटलर इंस्टीट्यूट कहते थे। तो उन्हें भी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी माना जाता है। लेकिन एक जो इंडियन साइंटिस्ट केसी मेहता थे, उन्होंने व्हीट रस्ट डिजीज़ जो होती है इंडिया में, व्हीट की रस्ट डिजीज़, पहले बहुत ज़्यादा गेहूं जो है वो इसी तरह बर्बाद हो जाता था क्योंकि पता नहीं चलता था कि ये फंजाई जो है, इस फंजाई की खास बात ये होती है कि इसके जो लाइफ साइकिल है उसकी लाइफ साइकिल में ये ऐसा स्पोर्स होते हैं जो कुछ टाइम जो है वो प्लेन एरिया में रहते हैं, कुछ टाइम वो हिल एरिया में जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं फिर से प्लेन एरिया में रहते हैं। तो इस तरह से ये कैसे फैल रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये पता नहीं चल पाता था। तो केसी मेहता ने इसको सबसे अच्छे से स्टडी किया था, इसीलिए उनको इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। व्हीट रस्ट डिजीज़ जो फैलाते थे, व्हीट रस्ट फंजाई, तो उनके उसलिए उनको केसी मेहता को इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके थैलस के बारे में आपने पढ़ा कि ये
सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं। हाइफी सेप्टेट हो सकता है, असेप्टेट हो सकता है, और वो जो हाइफी है जब वो एक नेटवर्क बना लेता है तो उसे माइसीलियम कहते हैं। अगर नॉन माइसीलियल है यानी सेलुलर स्ट्रक्चर इसका हम देखें तो सेल वॉल तो जनरली जैसा सेल का स्ट्रक्चर है वैसा दिखेगा आपको, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है वो पॉलीमर है किसका, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का यानी नैग का। तो ये इतना, और फिर न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता चला कि ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और सिम्बायोन्ट्स हो सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर डिस्कशन ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाकी स्टूडेंट्स को भी कहिए कि वो ऐड हों ताकि उनको भी लाइव में जो चीज़ समझ में आ जाती है फिर वो रिकॉर्डेड में पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। फिर आगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन जो है और फिर बाकी चीज़ें उसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।